और बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या महिला प्रजनन तंत्र की। मादा प्रजनन तंत्र जो है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें देखिए जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो इंक्लूड होता है ओवरी। और ओवरी आप सबको पता है कि ओवरी से ओवा या अंडाणु बनते हैं और साथ ही साथ ये हार्मोन भी रिलीज करते हैं। ओवरी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये भी पेल्विक रीजन में मतलब एब्डोमिनल रीजन में होते हैं, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं होती। और इनका जो शेप है वो ओवल शेप का होता है और ये मेसोर्शियम मसल से कनेक्ट होती हैं और साथ ही साथ इनका जो कनेक्शन होता है यूट्रस के थ्रू ये फेलोपियन ट्यूब से होता है। तो फेलोपियन ट्यूब, अब जो इनमें जो एसेसरी जो स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो एसेसरी ग्लैंड्स आ जाएगा वो क्या क्या आ जाएगा, तो देखिए इनमें आ जाएगा ओविडक्ट आ जाएगा, यूट्रस आ जाएगा, वजीना आ जाएगा और साथ ही साथ एक्सटर्नल जेनाइटल्स भी आ जाएंगे। अब बात हम ओवरी की करते हैं। तो ओवरी जो है, ओवरी में देखिए कि जो पूरी लाइनिंग है एक जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है और जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो फिर कनेक्ट कर लेता है, अपने आप को जोड़ लेता है मेसोथेलियम से और फिर ये एक तरह से पेरिटोनियम बनाते हैं। अब पेरिटोनियम के बाद का अगर आप संरचना देखें तो ये दो भागों में बटी होती हैं, एक तो कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। कॉर्टेक्स में आपको जो सेल मिलती हैं वो ओवेरियन फॉलिकल्स मिलती हैं और ओवेरियन फॉलिकल्स जो होती हैं ये बेसिकली प्राइमरी oocyte तो बना ही हुआ होता है इसमें फीमेल में और वहाँ से फिर ये सेकेंडरी और टर्शरी की ग्रोथ दिखाती हैं ओवेरियन फॉलिकल्स में। जो मेडुला वाला जो पार्ट है उसमें ब्लड वेसल्स या दूसरे तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ मिलते हैं। अब बात हम करते हैं कि जो ओवरी का ओवेरियन फॉलिकल्स है वो पहले तो प्राइमरी फॉलिकल्स ऑलरेडी प्राइमरी oocyte के साथ उसका अपना एक कॉम्बिनेशन हो चुका होता है। सेकेंडरी oocyte वो तब बनता है जब उसमें ग्रेन्युलोसम की लेयर आती है और ग्रेन्युलोसम की लेयर आते ही वो फिर से ग्रो करता है और एक कैविटी जिसको हम एंट्रम कहते हैं, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, उस एंट्रम में वो प्रवेश कर जाता है। अब जो ओवम है यहाँ पर एंट्रम जैसे ही दिखती है इसको हम टर्शियरी फॉलिकल कहते हैं और ये साथ ही साथ अब इसकी बल्जिंग स्टेट आने लगती है। अब ये 1672 के आसपास डी ग्राफ एक बायोलॉजिस्ट हुए तो उन्होंने ये बताया कि ये जो फॉलिकल्स हैं ये अगर आप इसको देखोगे तो ओवरी के ऊपर में बल्जिंग दिखने लगती है, मतलब उभार दिखने लगता है और उन्हीं के नाम पे हम इनको ग्राफियन फॉलिकल्स कहने लगे। तो यहाँ पर इस अवस्था में जब बल्जिंग आ जाती है, जब ग्राफियन फॉलिकल्स बनने लगते हैं तो जो सेकेंडरी oocyte है वो बस्ट आउट हो जाता है और वो रप्चर होकर के बाहर निकल जाता है। जैसे ही सेकेंडरी oocyte रप्चर होकर के बाहर निकलता है मतलब अब यहाँ पर ये टर्शरी फॉलिकल की एंट्री हो चुकी है और जब ये बाहर निकलता है तो इस प्रोसेस को हम, इस विधि को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के साथ ही अब यहाँ पर दो संभावनाएं आ जाती हैं। एक तो ये कि जो ओवा है, जो अंडाणु है वो निषेचित हो जाए, फर्टिलाइज हो जाए और गर्भधारण होकर के फिर प्रजनन की प्रक्रिया पूरी हो, या दूसरी अवस्था है कि फर्टिलाइज ना हो तो ये ओवम का क्या होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उस स्थिति में अब यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू के साथ में कुछ कोशिकाएं हैं जिनको हम कॉर्पस लूशियम कहते हैं वो सिक्रेट करती हैं एक खास तरह के हार्मोन्स जिनको हम प्रोजेस्टेरोन और थोड़ी सी मात्रा में एस्ट्रोजन कहते हैं। जब ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करती हैं तब साथ ही साथ उसके प्रभाव से कॉर्पस लूशियम जो है वो डिजेनरेट, मतलब अब उसका अब वो घटने लगता है, अब वो कम होने लगता है। जो ल्यूटाई है, जो ल्यूशियम है, इसका नाम ही पड़ा है ल्यूटाई कंपोनेंट से। ल्यूटाई का मतलब होता है येलो सेल्स, येलो बॉडीज, वो येलो कलर का होता है। लेकिन जब ये घटने लगता है, जब प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से ये कम होने लगता है तो ये एक सफ़ेद कलर के जो पदार्थ है उसमें ये कन्वर्ट होने लगता है, सफ़ेद कलर के पदार्थ में बदलने लगता है जिसको हम एल्बुजियंस कहते हैं। तो
तो जो कॉर्पस लूशियम था और कॉर्पस एल्ब्यूजियंस जो है वो पीले रंग का था, ये सफ़ेद रंग का है, इसको हम वाइट बॉडीज़ कहते हैं। और इस तरह से फिर धीरे धीरे मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया में ये चला जाता है और अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो मेंस्ट्रुएशन के साथ में बाहर निकल जाता है। तो बच्चों यहाँ तक तो बात हमने देखी कि जो ओवरी है उसमें कौन सी गतिविधि हो सकती है। अब दूसरी बात हम देखें यदि कि ओवरी के बाद हम एसेसरी ग्लैंड्स की करते हैं, तो एसेसरी ग्लैंड्स में सबसे पहले हम लेते हैं ओविडक्ट को। जो ओवरी से अंडाणु निकलते हैं वो एक बार में एक ही निकलता है, तो जो एक ओवा निकलता है उसको वो ओविडक्ट का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्ट देखिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है और इसको हम कहते हैं फिम्बरी, ये यहाँ से अटैच हो रही हैं। और जो ओविडक्ट है वो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि इन्फंडिबुलम बना रही हैं और इन्फंडिबुलम के बाद में यहाँ पर देखिए कि इस्थमस है, इस्थमस भी आपको दिख रहा है और एम्पुला भी दिख रहा है। अभी ये जो एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन है, जो संधि का जो क्षेत्र है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस पे सवाल भी आते हैं कि प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। तो प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस जंक्शन है, वहाँ पर निषेचन होता है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरी बात अब हम देखते हैं कि ओविडक्ट के बाद में क्या आता है, तो यूट्रस। यूट्रस एक तरह का ग्लैंडुलर ऑर्गन है और इसमें इसकी दीवार में 3 परतें होती हैं, पेरीमीट्रियम, मेसोमीट्रियम और एंडोमेट्रियम। इनके ही डिजनरेशन से, स्पेशली इनके डिजनरेशन से, जब एंडोमेट्रियम डिजनरेट होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स जो हैं वो मिक्स होती हैं और उनके साथ मेंस्ट्रुएशन के और कुछ म्यूकस उसके साथ और अनफर्टिलाइज्ड एग जो जिसका निषेचन नहीं हुआ है, वो अंडा जो है वो निकल के बाहर आता है और मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया पूरी होती है। अब यूट्रस के 3 भाग होते हैं। तो जो पहला जो भाग होता है वो होता है फंडस, और फंडस में ही जो भ्रूण हैं वो इम्प्लांट होता है। ये ऊपर वाला पार्ट है, फंडस इस तरह से होता है, और ये जो यूट्रस का पार्ट है, ये जो दूसरी तरफ की दीवार है, इसको हम कॉर्पस कहते हैं। और लास्ट में जहाँ से वो उसका जो माउथ है आप देख रहे हैं खुल रहा है, उसको हम सर्विक्स कहते हैं। तो जो फंडस है वहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, कभी कभी गलत जगह इम्प्लांटेशन होता है, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पर अगर फंडस में नहीं हुआ तो वो रॉन्ग प्रेगनेंसी कहलाएगी और उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब बात आती है वेजिना की। तो वेजिना एक ऐसी संरचना है मादा प्रजनन संस्थान की या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, जिसका जो साइज़ होता है वो तकरीबन 8 या 8.5 सेंटीमीटर का होता है। और ये पूरी तरह से कवर्ड होती है एक तरह के कुशन्ड स्ट्रक्चर से, और वो जो कुशन्ड स्ट्रक्चर है उसके अंदर में 2 खास तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम मजोरा और माइनोरा के नाम से जानते हैं। तो जो मजोरा है वो ठीक कुशन के स्ट्रक्चर के नीचे होती है, और जो माइनोरा स्ट्रक्चर है, लेबिया मजोरा और लेबिया माइनोरा आपको यहाँ दिख रहा है, और जो कुशन स्ट्रक्चर उसको हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। तो जो मॉन्स प्यूबिस है, मॉन्स प्यूबिस में देखिए हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर्स होते हैं, और मॉन्स प्यूबिस के नीचे में जो मजोरा का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और मजोरा स्ट्रक्चर के नीचे आपको लिप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड मॉन्स। मजोरा के नीचे में आपको माइनोरा का स्ट्रक्चर दिखता है। तो जो लेबिया माइनोरा है या जो लेबिया मजोरा है, ये दोनों मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेबिया माइनोरा के जो 2 लिप्स मिलते हैं वहाँ पर एक उभार वाली स्ट्रक्चर आती है जिसको हम क्लिटोरिस कहते हैं। अब जो क्लिटोरिस है ये होमोलॉगस है पेनिस का, क्योंकि इनकी जो कॉर्पस कार्निवोसम जो मेम्ब्रेन है वो एक ही है,
मतलब उसी मेम्ब्रेन से बना हुआ है क्लिटोरिस भी फीमेल में, जिससे कि पेनिस बना हुआ है। तो ये होमोलॉगस ऑर्गन है और ये सवाल आता है, ये नीट में पूछा जाता है, ये एम्स में पूछा जाता है। होमोलॉगस ऑफ पेनिस इज क्लिटोरिस। ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन भी होता है एसेसरी ग्लैंड में। मेम्ब्रेन को हम कहते हैं हाइमन। एक मिथ है, एक किंवदंती है कि यदि वर्जिनिटी भंग हो जाती है तो वो जो हाइमन है वो ब्रेक हो जाती है, बट नॉट नेसेसरी। केवल कॉपुलेशन से हाइमन ब्रेक नहीं होती है, कभी कभी किसी एक्सीडेंटल जर्क से भी या स्पोर्ट्स से भी या साइकिलिंग से भी ये हाइमन ब्रेकिंग हो सकती है। तो ऐसी किंवदंती को हम बहुत ज़्यादा महत्व यहाँ पर साइंटिफिकली नहीं देते हैं। उसके बाद आती है एक्सटर्नल जेनाइटल्स की बात। तो एक्सटर्नल जेनाइटल्स में आप एक ये वल्वा जो है ये बनाती है स्ट्रक्चर, और ये सारी चीज़ों को, वजीना को और हाइमन को और उसमें साथ ही साथ सर्विक्स को, इन सब को वो एक तरह से इंक्लूड करके वो एक्सटर्नल जेनाइटल या जिसको हम वल्वा कहते हैं वो संरचना बनती है। आखिर में एक एक्सेसरी रचना आती है जो सहायक संरचना है मादा प्रजनन संस्थान में या फीमेल रिप्रोडक्टिव में, वो है मैमरी ग्लैंड। आप देख रहे हैं मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर यहाँ पर। मैमरी ग्लैंड में सबसे पहले आइए तो देखिए यहाँ पर देखिए 10 से 15 जो हैं वो लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, और लोब्यूल के अंदर आपको ग्रैप्स के स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पर जो अंगूर के गुच्छे हैं उस तरह से आपको एल्वेलाई दिखेगी। और ये जो एल्वेलाई है ये एक डक्ट में एंड हो रही है, और डक्ट फिर से स्वेलिंग होकर के एम्पुला बना रहे हैं, और वो एम्पुला फिर से मेमरी डक्ट बना रही है या लेक्टिफेरस डक्ट बना रही है, और वो जो लेक्टिफेरस डक्ट है वो एंड हो रही है निपल में। और इस तरह से जब जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन जब वो एक्टिव होता है एट द टाइम ऑफ पोर्चुरेशन, उसके पहले कभी नहीं। तो जब पोर्चुलेशन के समय में जब प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब ये एक्टिव होते हैं तो इनकी सिनर्जी से, इनके मिल के काम करने से लैक्टेशन होता है। और ये जो लैक्टेशन होता है ये पहले के जो 40-42 घंटे होते हैं उनमें एक पीले रंग का द्रव्य निकलता है जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। और ये जो ह्यूमन मिल्क है ये बहुत सारे तत्वों से प्रचुर मात्रा में, ये एक बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिशन है फॉर द फीटस, फॉर भ्रूण, जो बच्चा, जो नवजात शिशु उस समय पैदा होता है उसके लिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आयरन नहीं होता है, सिट्रिक, थोड़ा सा सिट्रिक एसिड होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, विटामिन्स होते हैं, साथ ही साथ इम्यूनोग्लोबुलिन IG एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सबसे पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता को बच्चे में बढ़ाती हैं। और इसलिए आपने टीवी में भी देखा होगा कि कोलोस्ट्रम इज़ नॉट टू बी अवॉइडेड, कोलोस्ट्रम का यूज़ होना ही चाहिए। मतलब पहले जो 40 से 48 घंटे हैं जो कोलोस्ट्रम का स्राव होता है उसमें ये उपयोग होना ही चाहिए। बच्चों एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लैक्टेशन है इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल, इट इज़ ऑल्सो साइकोलॉजिकल। जो लैक्टेशन है, यदि जो नर्सिंग मदर है, आप उसमें देखें एक नॉर्मल हेल्दी नर्सिंग मदर में कम से कम 1 से 2 लीटर का प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है, और ये साथ ही साथ एक दूसरे हार्मोन से भी संचारित होता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। और ये ऑक्सीटोसिन मदर एंड बेबी में क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड बनाता है। एंड वाइस वर्सा क्या होता है कि इफ बेबी इज हंग्री तो मदर गेट्स द सिग्नल, एंड इफ मदर गेट्स द लैक्टेशन फिल्ड, जब एक्सपल्शन होने लगता है मिल्क का तो द बेबी गेट्स द सिग्नल। तो ये एक साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग है जो कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होती है। तो यहाँ पर अभी जो हमने देखा वो अब तक के जो आज हमारी कक्षा थी इसमें हमने क्या देखा है, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को या नर प्रजनन तंत्र को अगर आप देखते हैं तो उसमें टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और उसके बाद में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और ये सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये, या कह सकते हैं हम
कि एसेसरी ग्लैंड्स के रूप में ये आए हैं, इनका अध्ययन हमने किया है। और जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देखा या मादा प्रजनन तंत्र हमने देखा, तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हमने देखे, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने ओवरी को देखा और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने देखा ओविडक्ट को देखा, यूट्रस को देखा, वजीना को देखा, मैमरी ग्लैंड्स को देखा। अब शुक्राणु का बनना और अंडाणु का बनना, ये हमने देखा। शुक्राणु एक लंबा रास्ता तय करता है। कभी कभी सवाल आपके नीट में पाथ ऑफ स्पर्म करके आते हैं। ये 2016 का भी प्रश्न है और 2018 का भी प्रश्न है। तो पाथ ऑफ स्पर्म ये समझ लीजिए कि कैसे ये जो स्पर्म है ये कैसे ट्रेवल करता है, इसको आप अलग से यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना और स्पर्म यहाँ से चला रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से ये आया एपिडिडाइमिस, रेटेटेस्टिस से ये आया वाजा डिफरेंशिया, वाजा डिफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वाजा डिफरेंस, वाजा डिफरेंस से फिर ये कहाँ चला आया, आप देखिए तो ये यूरिथ्रा में चला आया और उसके बाद ये सीधे कहाँ पर चला आता है, ये पेनिस के थ्रू आते हुए इजैकुलेट होता है और डिलीवरी ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनाइटल्स हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक आपने देखा कि पाथ ऑफ स्पर्म। अब इनमें जो सवाल पूछे जाते हैं एसेसरी ग्लैंड्स पे पूछे जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेन पे पूछे जाते हैं, मिनरल्स फाउंड इन दी जो ड्यूरिंग लैक्टेशन जो मिल्क है उसमें, अच्छा उसमें एक और कंपोनेंट होता है जो शुगर ऑफ मिल्क होता है उसको हम कहते हैं लैक्टोज। तो लैक्टोज ऑफ कोर्स होता है, पर जो ह्यूमन मिल्क होता है, जो लैक्टेशन के समय जो ह्यूमन फीमेल से सिक्रेट होता है उसमें फ़ैट बहुत कम होता है, दैट इज़ वेरी लो फैट, वो लो फैट मिल्क होता है, ठीक है। और आपको फिर आगे के चैप्टर में हम ये बताएंगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात होती है कोलोस्ट्रम में कि जो उस नवजात शिशु की या भ्रूण की पूरी तरह से रोगों से रक्षा करता है। तो बच्चों इसके साथ ही नर और मादा प्रजनन तंत्र को हमने अध्ययन किया आज, और यहाँ पर अभी हमारी कक्षा समाप्त होती है।